यानी युवा सशक्तिकरण पर इस वेबिनार के माध्यम से इस वेबिनार में युवा सशक्तिकरण पर जो है आज चर्चा होगी। वैसे किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं ध्वंस में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अपने देश के कुछ युवा देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं पूरे विश्व में, जैसे कि नीरज चोपड़ा जैसे लोग, और अभी हाल में उन्होंने गोल्ड मेडल पदक प्राप्त किया। और कुछ युवा हमारे पढ़े लिखे युवा ऐसे भी हैं, इस सोच के हैं कि वो देश के जो है टुकड़े टुकड़े का नारा लगाते हैं। तो आवश्यकता है कि इन युवाओं को सही प्लेटफार्म देने का, अगर इनको सही प्लेटफार्म दिया जाए तो इनके देश में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक तरह से कहिए तो विश्व में युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा जो है हमारे देश में रहते हैं। अगर आंकड़ों पर आप जाएं तो 60% युवा ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी औसत आयु जो है 29 ईयर्स यानी लगभग 29 वर्ष है। वहीं चाइना में जो है 37 वर्ष है, और जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में इसी तरह से 47, 42 इस तरह से उनका आंकड़ा है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा युवा जो है भारत में है, और इन युवाओं का हमें आवश्यकता है सही मार्गदर्शन, सही प्लेटफार्म देने के लिए। इनका अगर हम ऐसे देखें तो खेल के माध्यम से हम इनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से इनको हम विकसित कर सकते हैं या किया जा सकता है। वैसे इन युवाओं के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने भी एक कार्यक्रम बनाया है। वो जल्द ही जो है वो आएगा, धरातल पे इम्प्लीमेंट होगा। उनका ये है कि देश के जो भी छात्र छात्राएं जो हाई स्कूल इंटर के बाद, उनको 1 साल का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो सैन्य प्रशिक्षण होगा। तो उनके लिए उनके अंदर जो है देश के लिए एक स्वामी भक्ति का भाव जगेगा, और दूसरी तरफ उनके रोजगार का भी जो है अवसर उपलब्ध होगा। तो इस अवसर पर हम अपने माननीय उच्च शिक्षा निदेशक का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में, कुशल निर्देशन में उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और आज के वेबिनार के हमारे मुख्य वक्ता यानी प्रखर वक्ता राय साहब हैं, शरद चंद्र राय साहब। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने जो है हमारे महाविद्यालय में आभासी मंच के द्वारा जुड़े हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये युवा सशक्तिकरण पर ये अपना व्याख्यान देंगे जो हम सभी के लिए लाभकारी होगा और हमारे छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आभार आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और निसंदेह इस पूरे जो ये कार्यक्रम है उसमें हमारा शिक्षा मंत्री अभी कुछ शेष बाकी रहा। अच्छा सर जी जी जी, आप कंटिन्यू करें सर। कंटिन्यू करें सर। जी जी, कि हम इस वेबिनार के आयोजनकर्ता डॉक्टर विष्णु मिश्रा का भी और आयोजन सचिव श्री राजीव यादव जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिनके अथक प्रयास से जो है ये वेबिनार संपन्न हो रहा है। और अपने महाविद्यालय के सभी सहयोगियों का एवं इस आभासी मंच के द्वारा जुड़े हुए जितने भी विद्वत समाज हैं और हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निसंदेह पूरा हमारा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, हमारे उत्तर प्रदेश विभाग का शिक्षा मंत्रालय है,
और हमारे निर्देशक उनका ये अथक प्रयास रहा है कि किस तरीके से हम जो युवा शक्ति जिसके भ्रमित होने के बहुत सारे अवसर होते हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको एक ऐसी शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जाए जिससे कि समाज उन्नत की ओर बढ़े और जो भी आंदोलनकारी या जो एक नकारात्मक शक्तियां अलग दिशा में बढ़ती हैं उनको उस पे जाने से बचाया जा सके। इस भाव के साथ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महाविद्यालय हमारा आंचलिक परिक्षेत्र में स्थित है तो निस्संदेह बहुत सारे ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं हमारे छात्र छात्राओं को जिनसे वो इस तरह के विचार और इस तरह के उद्बोधन सुन सकें। और लेकिन आज हम शरद चंद्र राय सर हम लोगों के साथ हैं और आपका फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा नाम है और हमने कई बार कभी मेरी रूबरू बातचीत तो नहीं हुई है लेकिन जिस सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार मैं उनके वक्तव्यों को पढ़ता हूं और सुनता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने लैब शारीरिक शिक्षा विभाग का लैब स्थापित हो इस बात के लिए उन्होंने सभी जो भी शारीरिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं पदाधिकारी हैं और प्राध्यापक हैं उनसे एक निवेदन किया है। तो मैंने भी उस चीज़ को पढ़ा और मैंने फील किया कि जिस तरीके से उनका ये विचार सबके सामने आया हाँ वो निस्संदेह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी शरद चंद्र राय साहब आज हमको हमारे विद्यार्थियों को हम सभी को जो युवा शक्ति को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और खेल की भूमिका क्या हो सकती है और एक शारीरिक शिक्षा विभाग उसके जुड़े हुए प्राध्यापक कैसे एक राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं इस विषय पर उद्बोधन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि हम केवल इसी कार्यक्रम से नहीं रूबरू होकर भी एक दूसरे से मिलें और बेहतर दिशा में हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करें। शरद चंद्र राय सर। धन्यवाद सर जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ आपकी आवाज़ क्लियर है सर। ओके। प्राचार्य इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांगड़ में उन्नाव डॉक्टर एस.एन. राय सर, राजीव यादव जी और विष्णु सर के साथ समस्त लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे विषय दिया गया है आज आप लोगों के सामने रखने के लिए वो दिया ये गया है कि युवाओं का सशक्तिकरण खेल के माध्यम से या खेल का क्या उपयोग हो सकता है युवाओं को सशक्त करने के लिए। कुछ भ्रांतियां हैं जिनको मैं दूर करना चाहूँगा। खेल एक कोई अलग विधा नहीं है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो अलग है, वो चीज़ जो है वो अलग है, लेकिन खेल ही जीवन है। अगर आप हमारे प्राचीन काव्यों को पढ़ें या पुराणों में भी जाएं तो आपके देखेंगे कि जीवन को एक पूरे जीवन को ही एक खेल समझा गया है। और इसमें यह क्या है कि आप खेल का मतलब होता है कि आपको जो भी पार्ट दिया जाए, आपको अपना जीवन में जो भी पार्ट निर्वाह करने को दिया जाए उस पार्ट को आप पूरी दक्षता के साथ पूरा करें। और दक्षता आती है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, अभ्यास के साथ। और जो नई शिक्षा पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई गई है, इसके जो 4 चरण हैं उन 4 चरणों में जो इस खेल को अभिन्न पात्र बनाया गया है वो है प्रारंभिक स्कूली बच्चों के लिए। ये जाता है कि जो खेल है ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए मदद करता है, क्योंकि इसमें कई सारे फायदे होते हैं, जैसे मैं एक एक करके भी आपको रूबरू आपके रखूंगा। खेल के माध्यम से न केवल व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही होता है बल्कि ये सीखने की एक नींव है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं सहयोग की भावना या आपस में मिलकर कार्य करने की भावना, जो कि किसी भी देश को या किसी भी समूह को आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होती है। सहयोग की भावना हम लोग किसी भी किताबी ज्ञान से नहीं पैदा कर सकते हैं। एक दूसरे को साथ मिल के किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई काम करना हो, वो भी हम लोग किसी किताब के द्वारा या केवल पढ़ के हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण, जैसे कि मैं ज़्यादातर उदाहरण जो है अपने जीवन से ही लेता हूँ। अगर हमें किसी को बताना हो कि ये